हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर में ब्लड एंड लिम्फ के कंपोजिशन को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है एबीओ ग्रुप, आरएच ग्रुप, वो भी हमने देखा, प्लस ब्लड कोएगुलेशन का जो मैकेनिज्म है दैट वी हैव कवर्ड। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। होपफुली दीज टॉपिक्स आर वेरी क्लियर टू यू। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, लास्ट में हमने जो अलग अलग तरह के सर्कुलेटरी पाथवेज हैं, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, ये भी अब हम अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ह्यूमन हार्ट। सबको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता होगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी कई बार बना के, अगर आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में स्कूल वगैरह में ये पूछा जाता है। ठीक है, और जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको तो ह्यूमन फिजियो उतनी ज्यादा हार्ड लगती नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा होता है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन ऑफ एट्रिया। ये बात सही है क्या? यू नो, कोई भी ऐसा तो नहीं सोचता ना कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स का साइज सेम है। नहीं, हमारे दोनों एट्रिया स्मॉलर होते हैं इन कंपैरिजन टू बोथ वेंट्रिकल्स। ठीक है, प्लस दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये कि वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलर वॉल है, यू नो हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं, उनमें से जो मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल्स की बनी है, ये लेयर सबसे ज्यादा मोटी कहाँ होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल पर। और अगर एट्रिया और वेंट्रिकल को कंपैरिजन करें तो वेंट्रिकल्स पे थिकर है। क्यों? बहुत सीधी सी बात है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है सिर्फ वेंट्रिकल में ब्लड, मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को कहाँ पंप करना है? सिर्फ नीचे वाले चैम्बर यानी वेंट्रिकल में। दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज एट्रिया। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो वेंट्रिकल को इतना कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जनरेट करना है कि अगर राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड हमारे पल्मोनरी ट्रंक से, आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाए, पूरी लंग्स की कैपिलरी से घूम जाए, और फिर वापस जब ब्लड आएगा वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना प्रेशर जनरेट करना है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होता हुआ पूरे बॉडी के कैपिलरीज तक पहुंच जाए। तो बट ऑब्वियस वेंट्रिकल्स को ज्यादा फोर्स क्रिएट करना है बच्चों, तो वेंट्रिकल्स की वॉल को भी नेचर ने क्या रखा है? थिक रखा है। ठीक है, साइज भी बड़ा है और वॉल भी थिकर है। तो यस, दिस इज अ करेक्ट वन। रीजन दिया है वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द प्रेशर विद विच द ब्लड फ्लो थ्रू देम इज मोर देन ऑरिकल्स। ऑरिकल्स एट्रिया को ये कहते हैं। क्या कह रहा है ये फर्स्ट हाफ तो समझ में आ गया। आगे का और पढ़ लेते हैं कि वेंट्रिकल्स को ब्लड को इतने प्रेशर के साथ पंप करना है विद विच द ब्लड फ्लोज थ्रू देम। थ्रू देम मतलब ब्लड जो है वो ऑर्गन्स से पास हो जाए, इज मोर देन द ऑरिकल्स। ये लास्ट में क्या लिख दिया? अच्छा, प्रेशर जो है वो एट्रिया से ज्यादा क्रिएट करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लास्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया, बट यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और देखो यहाँ पे आपको पता है, लॉजिक पता है, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि यस रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हार्ट के स्ट्रक्चर में आपने बहुत अच्छे से नोडल टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा कि हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, इट इज न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। हाँ, हमारा हार्ट में जो मसल्स है हमारी, आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है मुझसे, किसी से भी तो नहीं पढ़ रखा है तो अगेन मैं वही कहूंगी, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज पहले देखो फिर क्वेश्चंस करो। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ रखा है बच्चों कि हमारे हार्ट को जो सिग्नल्स हैं, जो हार्ट में बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिग्नल्स ऐसे नोड जनरेट करती है विच इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट। और ये ऐसे नोड कार्डियक मसल्स का ही एक पार्ट है। ये ऐसे नोड कोई न्यूरॉन्स की नहीं बनी है, ये मस्कुलर टिश्यू की बनी है। तो अगर ये हार्ट बीट को जनरेट कर रही है तो हमारा हार्ट कैसा हुआ बच्चों? वी हैव मायोजेनिक हार्ट, वी हैव मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली ह्यूमन हार्ट, जैसे आपने फ्रॉग भी पढ़ लिया आप तो डिटेल में, तो फ्रॉग्स का हार्ट भी मायोजेनिक है। मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में मायोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, कुछ नॉन कॉर्डेट्स में न्यूरोजेनिक हार्ट भी होता है, जहां पर न्यूरॉन्स के रेगुलेशन से हार्ट बीट जनरेट होती है। ठीक है, तो मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक कब कहते हैं हम हमारे हार्ट को? बताओ। जैसे आप इसका मतलब ये मत समझना कि हमारे हार्ट पे न्यूरॉन्स का कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम इस चैप्टर में लास्ट में रेगुलेशन में पढ़ते हैं ना कि हमारा जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को कम या ज्यादा कर सकता है, यानी वो ऐसे नोड को सिग्नल भेज सकता है कि हार्ट बीट बढ़ानी है या कम करनी है, बट सिग्नल्स को जनरेट करना नर्वस सिस्टम के हाथ में नहीं है, बल्कि मस्कुलर टिश्यू, ऐसे नोड जो कि मसल्स की ही एक स्पेशल रीजन है, उसी के हाथ में है। तो इसलिए हार्ट है तो मायोजेनिक, बट यस हार्ट पर
नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन है, कंट्रोल है हार्ट बीट को कम ज्यादा करने में। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं इन शॉर्ट कि नर्वस सिस्टम कांट इनिशिएट द हार्ट बीट बट इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज द हार्ट बीट। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारा मायोजेनिक हार्ट है, यानी पूरे हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स जाएंगे वो मसल्स के थ्रू ही जाएंगे। तो वैसे तो मैंने आपको कहा चारों तरफ मायोकार्डियम की लेयर है, मिडिल लेयर, पर पूरी मायोकार्डियम स्पेशलाइज नहीं है। उस पूरी मायोकार्डियम में कुछ ऐसे रीजन्स बना दिए नेचर ने जो क्या है, जो सिग्नल्स को जनरेट कर, मतलब सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नोड हुआ जहां पर सिग्नल जनरेट होंगे। यहां से जैसे ही सिग्नल जनरेट होते हैं तो सिग्नल्स पहुंच जाते हैं बच्चों इस पे, ये क्या है हमारी एवी नोड, दिस इज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है एवी सेप्टम के पास है, दैट्स व्हाई एवी नोड। ठीक है, इन सब की लोकेशन पोजीशन भी आपको याद करनी है। ऐसे नोड आपको दिख रहा है एट्रियम के बिल्कुल, ये कौन सा कॉर्नर है, अपर कॉर्नर, और आप ह्यूमन हार्ट में बोलते हैं कि दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट, तो अपर राइट कॉर्नर पे सबकी पोजीशन यहाँ पे लिख लेना, दिस इज अपर राइट कॉर्नर ऑफ एट्रियम, दिस इज लोअर लेफ्ट, इस एट्रियम का ये लेफ्ट कॉर्नर है ना, ये राइट ये लेफ्ट, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एट्रियम, या आप कह सकते हैं नियर, नियर एवी सेप्टम, ये एवी सेप्टम है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है। ठीक है, देन एवी नोड से एक बंडल राइज होता है जिसको कि कहते हैं एवी बंडल, पहले इसको एवी बंडल कहते हैं। देन इस एवी बंडल से राइट एंड लेफ्ट ब्रांच निकलती है, वो वेंट्रिकल्स की तरफ मुड़ जाती है, और इस पूरी ब्रांच में कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं फाइबर्स की फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स। लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, यहाँ आप लिख सकते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, आगे थ्योरी में लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा एवी बंडल है उसकी राइट लेफ्ट ब्रांचेस हैं, पुरकिंजे फाइबर से इस पूरे को मिलाकर बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स को नहीं भी लो तो एटलीस्ट एवी बंडल और इसकी राइट एंड लेफ्ट ब्रांच को मिलाकर कहते हैं बंडल ऑफ हिस, हिस यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिग्नल जनरेट करती है तो हमारे दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये सिग्नल एवी नोड तक पहुंचते हैं। एवी नोड से सिग्नल जैसे ही इस पूरे के पूरे नोडल टिश्यू में ट्रांसफर होते हैं तो ये पूरी वेंट्रिकल की वॉल को स्टिमुलेट कर देते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एट्रियम ये नहीं है एट्रियम, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये हमारा एक एट्रियम है, दूसरा एट्रियम है, ये वेंट्रिकल से निकलने वाला पल्मोनरी ट्रंक का सेक्शन है। ठीक है, तो दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कौन जनरेट करेगा, ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड से इंपल्स पहुंचेगी एवी नोड तक। तो एवी नोड, देखो मैं इसके साथ साथ आपको चलो एक चीज और बता देती हूँ, जो आपके ईसीजी में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम ईसीजी ड्रॉ करते हैं तो पहले पी वेव आती है, फिर क्यूआरएस वेव आती है और फिर टी वेव आती है। दिस इज पी, दिस इज क्यूआरएस एंड दिस इज टी। तो वैसे तो बहुत कम पूछते हैं आपसे, बट कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो पी वेव है और ये जो क्यूआरएस है इसके बीच में ये जो डिले है ना, थोड़ी सी देर के लिए फ्लैट लाइन क्यों हुई, क्योंकि ऐसे नोड से जब सिग्नल्स एवी नोड तक पहुंचेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, सेकंड्स का डिले होगा सिग्नल्स पहुंचने में, क्योंकि ये दोनों दूर हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उसी की वजह से ये लाइन आती है और इस लाइन को कहते हैं पीआर इंटरवल। ठीक है, तो दिस पीआर इंटरवल बहुत पहले के पीवाईक्यू में आपको मिलेगा, एक बार पूछा गया था, तो कई बार बच्चे पूछते हैं इसलिए यहीं पर बता रही हूँ। दिस पीआर इंटरवल इंडिकेट द डिले ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड। ठीक है, और जैसे ही एवी नोड पर सिग्नल्स पहुंचते हैं पूरे बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स में सिग्नल ट्रांसमिट हो जाते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये जो एओर्टा आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये रहा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो हमारी बॉडी की तरफ जाता है, तो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको क्यूआरएस की फॉर्म में दिखता है। आपको पता है ये जो पी वेव आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एट्रियल सिस्टोल है, यानी जब आपके दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटी सी वेव बनती है, क्योंकि एट्रिया छोटा सा कम फोर्स लगाते हैं, जबकि जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है। ठीक है, यहीं पर मैंने, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो अब मुझे एक एक चीज आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल में मैं वहां पढ़ा चुकी हूँ, हम कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको जनरेट कर रहा है, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स के सिस्टोल को, यानी देखा जाए तो ईसीजी में डायस्टोल रिकॉर्ड नहीं होता, डायस्टोल रिकॉर्ड नहीं होता, रिलैक्सेशन रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए इस नोडल टिश्यू को स्टिमुलेट थोड़ी ना होना है। नोडल टिश्यू किसके लिए सिग्नल देगा, नोडल टिश्यू हमेशा सिग्नल देगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ईसीजी में जो वेव्स बनती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल को बताती हैं, डू रिमेंबर। ठीक है,
तो अब हमारे मन में एक डाउट ये भी उठता है कि मैम फिर ये टी वेव क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हमारे वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब ये डायस्टॉल की तरफ जा रहे होते हैं, अभी पूरा रिलैक्स नहीं हुए, ये रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे होते हैं, सिस्टोल में जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो कम हो रहा होता है, बट दैट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ डायस्टॉल। अभी डायस्टॉल शुरू नहीं हुआ, अभी सिस्टोल खत्म हो रहा है, या आप कह सकते हैं टुवर्ड्स रिलैक्सेशन जा रही है मसल्स। तो वो जो स्टेज है वो हमें टी वेव की फॉर्म में दिखाई देती है। तो एक्चुअली में जो टी वेव है ना, इसका जो एंड है, दिस इज एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओनली, नॉट डायस्टोल। ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मत बना देना आप इसको, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भाई टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, तो टी वेव भी ये पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। जब हाईएस्ट प्रेशर क्रिएट हुआ था, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में थे, तो आपने कहा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, और जब वो टुवर्ड्स रिलैक्सेशन जा रहे हैं, अभी वेंट्रिकुलर डायस्टोल आया नहीं है, तो एक टी वेव की फॉर्म में हमें थोड़ा सा वेव एक और रिकॉर्ड होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 पार्ट्स होते हैं, पी वेव, क्यूआरएस एंड टी वेव। ठीक है, तो आप कार्डियक साइकिल के साथ साथ ही ईसीजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहीं पर आपने नोडल टिश्यू भी देख लिया, सबके इंडिविजुअल फंक्शंस भी देख लिए। ओके, तो यही ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, और प्लस ये आपको दिख रहा है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस। कॉर्डी टेंडिनी क्या है? ये जो आपको पता है कि हमारा जो राइट साइड है, ये हार्ट का राइट साइड है, बट ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड पर यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं बच्चों। कौन से वॉल्व होते हैं? बाइकस्पिड होते हैं क्या? राइट पे ट्राई या बाय? ट्राई। देखो मैंने गड़बड़ की तो मेरे को तुरंत याद आ गया ना, राइट ट्राई एक साथ याद रखते हैं ना हम, राइट साइड पे, वेरी सॉरी, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड वॉल्व यानी मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो इन वॉल्व्स को खींचने के लिए जब वॉल्व्स को खुलना है, तो ये कॉर्डी टेंडिनी नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो वॉल्व्स को खोल बंद कर सके। जैसे मान लो दरवाजे को खोलने के लिए मैं एक स्प्रिंग लगा दूं, और स्प्रिंग को खींचूंगी तो दरवाजा खुल जाएगा, छोड़ूंगी तो वापस बंद हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ये कॉर्डी टेंडिनी काम करते हैं। इन कॉर्डी टेंडिनी को खींचता कौन है? खींचने के लिए मस्कुलर फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये वेंट्रिकल की वॉल में बच्चों नीचे की तरफ इस तरह से मसल्स अंदर की तरफ, मतलब आप अंदर से इमेजिन करें, हार्ट एक हॉलो ऑर्गन है ना, तो अंदर जो वेंट्रिकल की वॉल है उसमें मसल्स ऐसे स्मूथ लेयर नहीं बना रही है, बल्कि प्रोजेक्शंस बना रही हैं। तो वो जो प्रोजेक्शंस हैं उनको कहते हैं, ये आप ध्यान रखना, दीज आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। ये कहीं पर है नहीं, बट अगेन पुराने पीवाईक्यूज में आपको ये मिल जाएगा। दीज आर पैपिलरी मसल्स। कहाँ होती हैं? एट्रिया में नहीं होती हैं। पैपिलरी मसल्स इज अ पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है वो अंदर से उसने प्रोजेक्शंस बना रखे हैं, दैट्स व्हाई पैपिलरी मसल्स। ठीक है, ध्यान रहेगा, पैपिलरी का मतलब प्रोजेक्शन, इसलिए इसका नाम पैपिलरी है, नथिंग एल्स। डन, सारी चीजें क्लियर हैं आपको? चलिए भाई, अब हम फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। करेक्ट रूट पूछा है आपसे जो इम्पल्स का, तो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज एंड परकिंजे फाइबर्स, बिल्कुल ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? मैच द कॉलम। मैच द कॉलम करो भाई, बताओ सुपीरियर वेना केवा। अब हार्ट की ब्लड वेसल्स तो दोबारा रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता होगा कि हमारे बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन, मतलब हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से सारा ब्लड जो वेन्स ला रही हैं वो किसमें डालती हैं? सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा यहाँ मत खोल देना, ये पीछे से जाकर यहाँ खुल रही है, ये इसकी ओपनिंग दिख रही है आपको? एक मिनट, ये देखो, ये जो वेना केवा आ रही है ये पीछे से आकर बच्चों यहाँ खुल रही है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा, सॉरी इंफीरियर वेना केवा, और जो हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड ला रही है, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, प्री एंड पोस्ट भी कह देते हैं इनको। तो ये दोनों कैसा ब्लड लाएंगी? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ डालेंगी? राइट एट्रियम में। सीधी सी बात है, राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग्स होती हैं, एक इंफीरियर वेना केवा की, एक सुपीरियर वेना केवा की, और एक मैंने आपको कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ाया था इस चैप्टर में कि हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। हार्ट बहुत ईमानदार ऑर्गन है, वो ऐसे नहीं करता कि मेरे अंदर तो ब्लड भरा हुआ है, मैं जब चाहे O2 ले लूं, जब चाहे CO2 निकाल दूं। भाई हार्ट के चारों तरफ सेल्स ही तो हैं बच्चों। हार्ट अंदर से हॉलो है, बट उसकी जो तीनों लेयर्स हैं, बाहर एपिथेलियम है, बीच में मायोकार्डियम है, अंदर दोबारा एपिथेलियम है, इन सब में सेल्स ही तो हैं। तो उन सेल्स को भी तो जिंदा रहने के लिए एटीपी बनाना है, मेटाबॉलिज्म करना है, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। बट वो इतनी ईमानदार है, वो अपने अंदर भरे हुए ब्लड, ये जो ब्लड भरा हुआ है इन चैम्बर्स में, उनसे नहीं लेती O2 CO2, बल्कि हमारे हार्ट के चारों तरफ भी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स।
कैरोटिड से मिक्स मत कर देना, कैरोटिड ब्रेन के लिए होती हैं, कोरोनरी, कार्डियक, ये टर्म्स हार्ट के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें कोरोनरी वेन्स भी होती है और कोरोनरी आर्टरी भी होती है। तुमने कई बार सुना होगा ना, किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी जो इसको सीएडी है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी इसकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया। तो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। हार्ट को ही अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट दूसरों को ब्लड कैसे पहुंचाएगा, ठीक है। वो दैट कंडीशन, उसी से हार्ट अटैक आता है एक्चुअली में। तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, ये जब एओर्टा हमारा घूमता है ना बच्चों, तो एओर्टा जब हार्ट के पीछे से जाता है, यहाँ पे गायब क्यों कर दिया, एओर्टा खत्म थोड़ी ना हो गया, रेड वाला स्ट्रक्चर, ये हार्ट के पीछे से होता हुआ जा रहा है, ये फ्रंट दिख रहा है आपको हार्ट का, मैंने सब बहुत अच्छे से डायग्राम से लेक्चर में आपको समझाया है। तो जब ये एओर्टा पीछे से जाता है तो इस एओर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं, दैट इज कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट के चारों तरफ घूमती है, कैपिलरीज में डिवाइड होती है, एक्सचेंज करती है और फिर वेन्स बनाती हैं। तो जितनी भी कोरोनरी वेन्स हैं वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस राइट एट्रियम में डालती हैं बाय कोरोनरी साइनस। ये एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता रही हूं कि हमारे राइट एट्रियम में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के अलावा एक ओपनिंग और होती है, किसकी होती है, उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस, क्योंकि वो जो कोरोनरी वेन होती है ना वो लास्ट में थोड़ी सी फूल जाती है साइनस और फिर वो खुलती है, तो दैट्स व्हाई, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड आ गया, ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम से सीधा सीधा राइट वेंट्रिकल में। अब आपसे पूछे कोई कि भाई बताओ राइट वेंट्रिकल से कौन से ब्लड वेसल्स निकलते हैं, तो वेरी सिंपल, आप खुद इमेजिन करें कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, देखो आप हार्ट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगर आपने लॉजिकली चीजें पढ़ी है ना आप नहीं भूलोगे। अगर ब्लड राइट एट्रियम में आया है डीऑक्सीजनेटेड, तो राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, बट ऑब्वियस, ठीक है, ये आ गया ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए, बॉडी में तो जाना नहीं है, लंग्स की तरफ जाना है, तो बट ऑब्वियस जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड चला जाता है हमारे पल्मोनरी ट्रंक में। ये क्या है हमारा, दिस इज, ये आपको दिख रहा है कि कलर, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। तो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड चला गया, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आपको ट्रंक लिखा नहीं, एक्चुअली जब फूला हुआ है जहां से उसे पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, मोटा पाइप होता है, इट डिवाइड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज एक्सेप्शन, कि बॉडी की सारी आर्टरीज कैसा ब्लड लाती हैं, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इस कॉन्सेप्ट में उलझे और तुम्हारे 5 नंबर गए, है ना। एक तो नेगेटिव मार्किंग का गया और 4 आ सकते थे वो भी खो दिए। आते हुए क्वेश्चंस गलत होने का मतलब -5 लगाया करो सीधा सीधा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, कोई बहुत दूर दराज से बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो आजकल एनटीए पूछता ही नहीं है, तब तो मैं मानती हूँ -1, लेकिन अगर आती हुई चीजें सिंपल सिंपल सी चीजें तुम गलत कर रहे हो तो -5 की नेगेटिव मार्किंग लेके चलो, तब तुम डरोगे नेगेटिव मार्किंग से, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी, हमेशा याद रखो, बॉडी की नॉर्मल आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, तो आर्टरी कैसा करेगी, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये आर्टरीज लंग्स की तरफ जाएंगी, लंग्स में पूरा अंदर नेटवर्क बनाएंगी, हर एल्वियोलाई के चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क है, पढ़ा था हमने। जब कैपिलरीज में से ये ब्लड गुजर रहा है उस दौरान ब्लड की CO2 एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई की O2 ब्लड में आ जाएगी, यानी उन्हीं कैपिलरीज से घूमता घूमता ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ऐसे कोई डिमार्केशन नहीं है यहां तक डीऑक्सीजनेटेड और यहां से ऑक्सीजनेटेड। जब ब्लड एल्वियोलर के चारों तरफ घूम रहा है उस दौरान वो CO2 दे रहा है, O2 ले रहा है, तो धीरे धीरे कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। कैपिलरीज रीयूनाइट होकर वापस से ब्लड को भेजेंगी हार्ट की तरफ। लंग्स में तो कोई मशीन लगी नहीं है कि सीधा ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दे, तो लंग्स से वापस हमारा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा एंड हार्ट में कौन रिसीव करेगा बच्चों, हार्ट में रिसीव करेगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एकदम जरा सा फोकस छूटा आपका और आप राइट का लेफ्ट कर दोगे -5, ठीक है। तो आपको ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं ये क्वेश्चंस। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, सबको पता है कि हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन लाया इस ब्लड को, अब आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो पल्मोनरी आर्टरी लाई होगी, नहीं, दिस इज अगेन एक्सेप्शन है ना, कौन लाया है, पल्मोनरी वेन लाई है बच्चों। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन इन द बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बाकी सारी वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड करेगी। सिंपल लॉजिक है, सिंपल ट्रिक है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, आपके लेफ्ट
वेंट्रिकल में, यहां से पंप कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ऐसे नोड, ये सब साथ में चल रहा है, जो राइट साइड पे हो रहा है और जो लेफ्ट साइड पे इवेंट हो रहे हैं ना, वो साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यही वाला ब्लड पहले घूम के लंग्स में गया फिर वो आएगा उसके बाद यहाँ से पंप होगा। जब हमारा राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा होता है तो लंग्स खाली नहीं हो जाते, लंग्स में से जो ब्लड चक्कर लगा रहा है वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भी आ रहा होता है, यानी दोनों एट्रिया की फिलिंग साथ में हो रही होती है। फिर दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स की फिलिंग भी साथ में होती है। और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, इसने फोर्स लगाया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब ये जब फोर्स लगाएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, वो एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात? तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान रखनी है ये चीज, है ना, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे को बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड वेसल कनेक्टेड है, तो सीधी सी बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं और राइट एट्रियम में कौन खुलता है, हमारे वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस खुलता है। लॉजिकली याद करना है, कुछ भी रटना नहीं है, रटोगे तो ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चंस गलत करके आओगे। ह्यूमन फिजियो इज नॉट अ टॉपिक टू क्रैम। ठीक है, तो अब तुम बता दो, सुपीरियर वेना केवा, 2 में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है तो पढ़ लो सुपीरियर है यानी अपर, ऊपर से लेकर आएगी। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर यानी नीचे से लेकर आएगी, यानी ए को एस से मैच करना है, बी को आर से मैच करना है। पल्मोनरी आर्टरी, हमेशा इसी ट्रिक से बोलोगे कि हमारी बॉडी की सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड, कहां ले जाएगी, लंग्स की तरफ। एंड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से हार्ट तक लाएगी। तो ए का हो गया एस बी आर, ए एस बी आर, सी का पी एंड डी का क्यू, यानी ऑप्शन सी। डन, समझ में आ गया, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा इसमें तुम्हारे दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है क्या कि मैम फिर इनके नाम ऐसे कंफ्यूजिंग क्यों रखे, काश इसको पल्मोनरी वेन बोल देते सीधा सीधा और इसको पल्मोनरी आर्टरी बोल देते। तो मैंने लेक्चर में बताया था कि एक्चुअली हार्ट से रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो नामकरण, उनका जो नॉमेनक्लेचर हुआ है वो इस बेसिस पर हुआ है कि वो हार्ट में खुल रही हैं या हार्ट से जा रही हैं। अगर वो हार्ट की तरफ आ रही हैं ब्लड को लेकर तो इट इज अ वेन, अगर वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आ रही है तो इट इज अ वेन। जितनी भी वेन्स हैं हमारी बॉडी की वो सब कैसा ब्लड लाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड। अकेली पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो लंग्स से आ रही है, तो कैसा ब्लड लाएगी, ऑक्सीजनेटेड। यानी नाम तो बिल्कुल सही है, जो भी ब्लड वेसल हार्ट में खुलती है वो वेन है, तो पल्मोनरी वेन हार्ट में खुल रही है ना, तो ये वेन ही होनी चाहिए। बस क्योंकि ये लंग्स से आ रही है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और लंग्स भला क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेंगे, लंग्स में तो वेंटिलेशन है, पूरा O2 वहीं से आ रहा है बॉडी के लिए, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, एंड जो भी ब्लड वेसल हार्ट से जाती है, या यूं कह लो हार्ट जिसमें ब्लड को पंप करता है वो थिक होती है, जिससे हार्ट का प्रेशर सहन कर सके, तो जो थिक वॉल्ड होती हैं वो आर्टरी होती हैं। आर्टरी और वेन की वॉल को आप कंपेयर करोगे ना, तो वेन की वॉल कंपैरेटिवली थिन है, जबकि आर्टरीज की वॉल कंपैरेटिवली थिक है, क्योंकि हार्ट प्रेशर से पंप कर रहा है ना ब्लड को। अगर आर्टरी थिक नहीं होंगी तो फट जाएंगी, तो आर्टरीज को थिक बनाना जरूरी है। तो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका नाम तो आर्टरी ही होना चाहिए क्योंकि थिक वॉल्ड है और हार्ट इसमें ब्लड को पंप करेगा। एंड इसी तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रहा है और उससे जो आर्टरीज बनेंगी, तो एओर्टा और आर्टरी सब आर्टरी का ही पार्ट है, तो ये भी थिक वॉल्ड है। तो अब ये तो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारा जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। बट अब इसमें पल्मोनरी आर्टरी का क्या दोष, पल्मोनरी आर्टरी का नाम तो बिल्कुल ठीक है कि हार्ट ने उसमें कैसा ब्लड पंप किया, मतलब हार्ट ने उसमें क्या किया, ब्लड पंप किया, तो इसका नाम आर्टरी होगा, इसका स्ट्रक्चर आर्टरी जैसा है। बस इट इज द ओनली आर्टरी जिसे ब्लड को कहां ले जाना है, लंग्स की तरफ, और लंग्स की तरफ कैसा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। सिंपल, लॉजिकली समझो, ट्रिक से याद करो, व्हाटएवर, आपको याद होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, बस दैट इज द ओनली पर्पस। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम, अब देखो, टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर ये हार्ट है, अभी सिंपल सा बना रही हूं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल,
तो कह रहा है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में लाना है आपको ब्लड, सॉरी राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में लाना है। अच्छा, तो इट मस्ट फ्लो थ्रू। तो बताओ, अगर आप यहां से यहां ब्लड को लाना चाहते हो, डायरेक्ट तो आता नहीं है, ऐसे भी नहीं आता है ना, तो कैसे आएगा? अभी अभी पढ़ा हमने, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाएगा, यहां से जो निकल रहा था, अभी मैं यहां बना रही हूं, तो अगर लंग्स की तरफ जाएगा तो कौन लेकर जाएगा बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब लंग्स से वापस पहले यहां आएगा क्या? यहां आएगा क्या? लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है? इट मस्ट फ्लो थ्रू। तो राइट वेंट्रिकल ले लो, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ले लो, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट एट्री। ये मिल गया हमें पहला ही करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसलिए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। तुक्के में कभी हो जाए तो बात अलग है, हमेशा सही तो नहीं हो सकता। ठीक है, विच इज अ मैचिंग पेयर। हाँ, अब ये लैब और डब क्या है भाई? जब आप, मैंने कार्डियक साइकिल आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, हार्ट के स्ट्रक्चर में एक चीज और देख लेना, हम कह रहे हैं ना कि हमारी एसए नोड इज पेसमेकर ऑफ हार्ट, हमारी एसए नोड इज कॉल्ड पेसमेकर। पेसमेकर वो होता है जो हार्ट बीट को जनरेट करे, स्टार्ट करे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। ठीक है, तो पेसमेकर, एसए नोड जो हमारी पेसमेकर है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि हमारी हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट होती है? एक मिनट में हमारा जो दिल धड़कता है वो लगभग 72 बार धड़कता है, 70 से 75 यानी 70 to 75 उसकी रेंज है ना? क्योंकि ऐसे नोड 1 मिनट में इतने पोटेंशियल जनरेट करती है, जैसे नर्वस सिस्टम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वैसे ऐसे नोड है तो मसल्स की बनी हुई, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? कंट्रैक्शन करवा रही है, इंपल्स जनरेट कर रही है। अब कई बार क्या होता है, हम बार बार इंपल्स वर्ड पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा सोच जाते हैं यार ऐसे नोड एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स की नहीं बनी है ऐसे नोड, कार्डियक मसल्स का ही एक स्पेशलाइज्ड रीजन ऐसे नोड कहला रहा है। तो दिस इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, नॉट न्यूरोनल स्ट्रक्चर, बट इसको नोडल, क्योंकि नोड्स की तरह इसलिए इसको नोडल टिश्यू कह दिया। नोडल का मतलब यहाँ न्यूरॉन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नोड कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है एक मिनट में? 70 to 75। दैट्स व्हाई वी से दिस इज आवर एवरेज हार्ट रेट। ठीक है, क्लियर? भागने पर ये बढ़ जाएगी, है ना? बोलते हैं कि हेल्दी हार्ट, वैसे पता है आपको, ठीक है 70 से 75 एक हार्ट बीट है हमारी, बट जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी हार्ट रेट होती है 60 to 65 पर मिनट। दैट इज अ हेल्दी, दैट इंडिकेट्स हेल्दी हार्ट। भाई आप खुद सोचो ना कि अगर एक मिनट में आपके हार्ट को 70 बार काम करना पड़ रहा है और एक मिनट में हार्ट को 60 टाइम्स काम करना पड़ रहा है और पूरी बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो हार्ट पे कम प्रेशर पड़ रहा है ना। अब इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि तुमको मैम फिर तो 30 पर मिनट और भी अच्छी है, फिर तो हार्ट ही काम नहीं कर रहा प्रॉपरली आपका। ठीक है, तो जो 60 पर मिनट की हार्ट रेट है, आप देखना अगर आप में से कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, एथलीट है, अब तो कहाँ होंगे मैम, हम नीट की तैयारी में पूरा टाइम हम पढ़ते रहते हैं बैठ के, ठीक है, बट आप किसी को जानते हो तो देखना उनसे पूछ के 60 to 65 आपको एवरेज हार्ट बीट मिलेगी। दैट इंडिकेट अ हेल्दी हार्ट। ठीक है, क्लियर? बट ठीक है, 70 से 75 भी इज नॉट बैड, बस बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की हार्ट बीट, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं हाँफने लगते हैं ना, क्योंकि उस समय ब्लड की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हार्ट को एक मिनट में 90 बार काम करना पड़ता है। फिर अब ज्यादा हमेशा ही 90 रहेगी, इसका मतलब आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में कोई डैमेज जिसकी वजह से हार्ट को अननेसेसरी ओवर टाइम करना पड़ रहा है हमेशा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा, ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने आपको बताई। कार्डियक साइकिल अभी अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे कार्डियक साइकिल में 3 फेजेस होती हैं बच्चों, जो मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ कहाँ क्या। अब मैंने आपको कहा कि जब दोनों एट्रिया फिल हो जाएंगे तो ऐसे नोड सिग्नल्स जनरेट करेगी और दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एट्रियल सिस्टोल जस्ट फॉर 0.1 सेकेंड। बस इतना सा कॉन्ट्रैक्शन करना है उनको, 0.1 सेकेंड, जिसमें पी वेव बन जाती है, एक पी वेव। ठीक है, तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियल सिस्टोल कह दो। दिस इज द, मान लो दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। साइकिल है तो कोई भी फर्स्ट एंड लास्ट मान सकते हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, देन जैसे एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, इंपल्स यहां पहुंची, पीआर इंटरवल आया। अब क्यूआरएस का मतलब दोनों वेंट्रिकल्स ने ब्लड को
मतलब दोनों वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को पंप किया है, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए, ये होता है 0.3 सेकेंड, 3 सेकेंड नहीं, 0.3 सेकेंड्स के लिए। कितना एफिशिएंटली आपका हार्ट काम करता है, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल ने अपना अपना ब्लड रिस्पेक्टिवली पंप कर दिया, ठीक है। ब्लड जो है वो चला गया ऑर्गन्स की तरफ। अब दोनों वेंट्रिकल्स वापस क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। अच्छा एक बात देखो, जब वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स हो जाएंगे, या चलो छोड़ो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब दोनों एट्रिया में क्या हो रहा था, खाली पड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि वेंट्रिकल को काम कर लें तो फिर हम हमारा काम शुरू करेंगे। नहीं, जैसे ही दोनों एट्रिया ने ब्लड को मतलब ब्लड को पंप किया वेंट्रिकल्स में, अब वेंट्रिकल में तो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, लेकिन एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट हो गई थी बच्चों। एट्रिया डायस्टॉल में चले गए थे। एट्रिया ने कहा भाई फटाफट फटाफट काम करना है, जल्दी अपना अपना ब्लड रिसीव करो। तब तक नया ब्लड आ गया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब हमारे एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। ओवरलैपिंग होती है इन इवेंट्स की, ठीक है। और जब हमारे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, 0.3 सेकंड के लिए फोर्स जनरेट किया, स्ट्रोक मारा दोनों ने एक एक, इसने एक स्ट्रोक मारा, इसने एक स्ट्रोक मारा, ब्लड को एक झटके में 0.3 सेकंड में जोरदार झटका लगाया और ब्लड को पंप कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों वेंट्रिकल वापस रिलैक्स हो जाएंगे। तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे ना, जो एट्रिया की फिलिंग तो चली रही थी, अब एट्रिया वाला ब्लड वेंट्रिकल्स में आने लगेगा, यानी अभी एट्रिया की भी फिलिंग चल रही है और वेंट्रिकल्स की भी फिलिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अब अगर हम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद देख रहे हैं तो कुछ समय के लिए चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में हैं, चारों चैम्बर्स की फिलिंग चल रही है। तो चारों की इस फिलिंग को कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। क्या कहते हैं, डायस्टॉल का मतलब रिलैक्सेशन, जॉइंट डायस्टॉल विच इज फॉर 0.4 सेकेंड, यानी इन दोनों को मिलाकर कॉन्ट्रैक्शन भी 0.4 सेकेंड के लिए रहा, रिलैक्सेशन भी 0.4 सेकेंड के लिए रहा, बट ये सारे इवेंट्स ओवरलैपेड है, ठीक है, ओवरलैपिंग है इनमें। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं इसका टोटल हो गया 0.8 सेकेंड, यानी हमारा एक कार्डियक साइकिल, यानी हमारे ब्लड को ऑर्गन्स से हार्ट में, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, हार्ट से फिर ऑर्गन्स तक पहुंचने में जो एक परिक्रमा इसने काटी है, जिसमें 2 चक्कर लगाए हैं हार्ट के, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड भी आया। ये जो हमारा, इसको आप कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, वी हैव डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो इस डबल ब्लड सर्कुलेशन के एक साइकिल में कितनी देर लगती है बच्चों, सिर्फ 0.8 सेकेंड। अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को बोलोगे तो भी आपको 1 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लगेगा, कि हमारे ब्लड का एक कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का। इस स्टेटमेंट को बोलो 1 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लग जाएगा तुम्हें। ब्लड, हार्ट, इस हमारी बॉडी में हार्ट इस काम को 0.8 सेकेंड में कर रही है। 0.8 सेकेंड इज वेरी वेरी नैनो पार्ट ऑफ 1 सेकेंड का कितना छोटा पार्ट है। इतनी देर में इतना एफिशिएंटली बनाया नेचर ने आपके ऑर्गन्स को, आप खराब करने पे तो लोगों ने, है ना। पूरे दिन हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, सब आपको टीचर्स, पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ठीक है तुम नीट की तैयारी कर रहे हो बट थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी करो, घर में हेल्प कर दो, घर में नहीं कर सकते तो गार्डन जाके आ जाओ, साइकिलिंग कर लो, व्हाटएवर, बट तुम फ्री टाइम में बैठ के मोबाइल ही चलाते हो। तो यू आर वेस्टिंग, यू आर डैमेजिंग योर ऑर्गन बच्चों। जब तक आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे आपका हार्ट एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। अभी क्यों कहा मैंने थोड़ी देर पहले कि एथलीट्स जो है उनका हार्ट इतने अच्छे से काम करता है, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, दिन में, रात में, हमेशा खुद को एक्टिव रखने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट रखने के लिए दे डू फिजिकल वर्क। इसलिए फिजिकल वर्क बहुत जरूरी है। हम बोल रहे हैं ना ह्यूमंस की लाइफस्टाइल लगातार खराब होती जा रही है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण फूड की क्वालिटी जो डिक्रीज हुई है वो तो हुई है, बट उसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो बच्चा ये बात समझ लेगा वो लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहेगा, ठीक है। वरना आजकल 20-30 की एज में बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, तुम आए दिन पढ़ते हो न्यूज़पेपर्स में, फिर हार्ट अटैक आएगा और जीवन गोलियां खाने में ही बीतेगा। तो इसलिए ट्राई किया करो फिजिकली एक्टिव रहने का। घर में भी हो तो हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद थोड़ा सा वॉक कर लिया, घर का छोटा मोटा काम ही कर दो, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। छोटे मोटा मार्केट से कुछ सामान लाना है, कोशिश करो पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, स्कूटी, कार ये सब यूज ना करें, ठीक है। ओके, जस्ट एक एडवाइस थी क्योंकि पढ़ा रहे हैं, टॉपिक रेलिवेंट है तो मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, ठीक। ओके, तो कार्डियक साइकिल कितना साइंटिफिकली, कितना मतलब कह सकते हैं नेचर ने कितना तरीके से डिजाइन किया है हमारे हार्ट को कि 0.8 सेकेंड में उसने हार्ट से, ऑर्गन से ब्लड रिसीव भी कर लिया और ऑर्गन्स तक नया ब्लड पंप भी कर दिया। मैं ये नहीं कह रही वही ब्लड है जो पंप होकर आया है,
पर उसने किसी ऑर्गन से ब्लड रिसीव भी कर लिया और उस ऑर्गन तक ब्लड पंप भी कर दिया विद इन 0.8 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल आपको लॉजिकली भी पता होना चाहिए, भी थोड़ी देर पहले समझाया, कहाँ से ब्लड कैसे कैसे जाएगा, नोडल टिश्यू से कैसे कॉन्टैक्ट में रहेगा, सिंक्रोनाइज रहेगा, और टेक्निकली तीनों टर्म्स बता दी मैंने तुम्हें, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इस पर आता है बच्चों वो आता है इन वॉल्व्स पर, कि ये वॉल्व्स कब खुलते बंद होते हैं। अब तुम्हें कार्डियक साइकिल पता है तो तुम वॉल्व्स इजीली समझ जाओगे। देखो, जब हमारे दोनों राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे खुद बताना, या चलो रुको, पहले हम जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करें क्या। मान लो शुरू में हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है, चारों की फिलिंग हो रही है, तो इसका मतलब दोनों एट्रियम की तो फिलिंग चली रही है, और एट्रियम से ग्रेविटी के थ्रू आराम से वेंट्रिकल में ब्लड खुद भी जा सकता है ना। क्या ऐसा जरूरी है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो ही ब्लड वेंट्रिकल्स में जाए? नहीं, एट्रिया के जस्ट नीचे हैं वेंट्रिकल्स, तो जब एट्रिया की फिलिंग चल रही है, अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं, तो एट्रिया के साथ साथ वेंट्रिकल्स की भी फिलिंग चल रही है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि चारों चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल के दौरान हमारे कौन से वॉल्व, हमारे ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहते हैं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को मिलाकर एवी वॉल्व्स भी कहते हैं बच्चों। एवी वॉल्व्स क्यों? क्योंकि ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, जो इस तरह से बनाया है, ये रहा, तो तुम्हें रेड कलर नहीं दिखेगा, ये रहा हमारा सेप्टम, ये रहा। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का, इस पर है, इसलिए इनको एवी वॉल्व्स कहते हैं। ठीक है, ये ओपन है कौन सी स्टेज में? जॉइंट डायस्टोल में। एक काम करते हैं जरा, इनको समझने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम हमारा एवी वॉल्व देख रहे हैं, और हमारा एक तो एवी वॉल्व में कौन हो गए बच्चों? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। हार्ट में और कौन से वॉल्व होते हैं? यहां पर आपको दिख रहा है क्या इस तरह का वॉल्व? ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा सेमील्यूनर हाफ मून शेप का वॉल्व। एक तो पल्मोनरी ट्रंक पर है, और एक ये जो एओर्टा निकलता है ना, अब यहां से निकलता है एओर्टा, बट मैं यहाँ बना रही हूँ इन वॉल्व को, वैसे ये यहाँ से निकलता है तो यहाँ होते हैं ये वॉल्व। ठीक है, बट मैं यहाँ बना रही हूँ अभी। तो ये दोनों सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं। कौन से वॉल्व्स हैं? एसएल वॉल्व्स, सेमील्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, क्लियर है? कौन से कहाँ है वो समझ में आ गया। अब तुम कैसे याद रखोगे? देखो, जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है तो बट ऑब्वियस एवी वॉल्व्स तो ओपन है, एवी वॉल्व्स तो ओपन है, लेकिन ये वाले वॉल्व्स बताओ मुझे, ये दोनों वॉल्व कब खुलते हैं पता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो ब्लड को एओर्टाज में भेजना है, वरना ये क्यों खुलेंगे? तो इसका मतलब जॉइंट डायस्टोल के दौरान ये तो क्लोज ही पड़े हैं, ये तो बंद है। ठीक है, अब जब एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी दोनों एट्रियम, हो क्या रहा था, जब एट्रियम की फिलिंग हो रही थी ना, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड अपने आप जा रहा था, तो 70% ब्लड तो बच्चों अपने आप चला जाता है, बट ये जो एट्रिया के कॉर्नर्स है ना, थोड़े एकदम डीप इस तरह से बने हुए, तो उनसे ब्लड को वेंट्रिकल में भेजना चाहता है। एट्रिया चाहता है कि 30% ब्लड बचा है उसको भी मैं भेज दूं, एक बार पूरा खाली हो जाऊं, तो उस 30% ब्लड को भेजने के लिए दोनों एट्रियल को सिस्टोल करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही दोनों एट्रिया सिस्टोल करते हैं, ब्लड कहाँ आ जाता है? इसमें अभी भी वॉल्व खुले हुए ही हैं। ठीक है, बट अब क्या होता है देखना, एट्रियल सिस्टोल के दौरान फोर्स जनरेट हुआ, उस फोर्स से ब्लड एकदम नीचे आया, 0.1 सेकंड के लिए फोर्स जनरेट हुआ, एकदम से ब्लड नीचे आया, और जैसे ही वेंट्रिकल्स में वो बचा कुचा 30% ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है जिससे ब्लड एओर्टा में जाए। तो तुम खुद बताओ, अगर ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड का बैक फ्लो भी तो हो सकता है। ये जो वॉल्व खुले पड़े हैं एवी वॉल्व, अगर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ब्लड यहाँ जाने के साथ साथ पीछे भी तो चला जाएगा, ब्लड का बैक फ्लो भी तो हो जाएगा। यस और नो? यहाँ से ब्लड यहाँ तो जाएगा, पर ब्लड का बैक फ्लो भी बहुत इजीली हो सकता है। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जैसे वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने लगे, वैसे वैसे तुरंत ये दोनों वॉल्व हो जाएं बंद। यानी जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, तब भी ये ओपन थे और ये क्या थे? क्लोज ही थे। पर अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, तो एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच में, या तो आफ्टर एट्रियल सिस्टोल कह दो या बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह दो, व्हाट शुड हैपन? बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एवी वॉल्व्स क्लोज्ड,
दोनों के बीच में एवी वॉल्व्स को क्या होना पड़ेगा, बंद, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अगर ये खुले रहे तो ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछें कि भाई ये वॉल्व का क्या फंक्शन है, तो दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्री, है ना। ऐसा लग रहा है आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की जगह हम क्लास ही कर रहे हैं बच्चों, एक्चुअली इसमें बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस तुम तभी कर पाओगे, इसमें मैं और कुछ नहीं बता सकती, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ दूंगी और उसका आंसर बता दूंगी, वो तो तुम खुद भी कर सकते हो, है ना। तो एक बार मैं चाहती हूँ चारों तरफ से मिलाकर तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब तक चलेगा तब तक ये बंद ही रहेंगे, तब तक ये बंद ही रहेंगे, ठीक है। और बताओ कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो गया तो फिर एसएलवी वॉल्व खुलने चाहिए, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एसएलवी वॉल्व हो जाएंगे ओपन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एसएलवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन। एंड जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवर होगा, यानी अब वेंट्रिकल वापस रिलैक्स स्टेज में जा रहे हैं, ध्यान से बताना मुझे, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में जा रहे हैं तो वेंट्रिकल ने 0.3 सेकंड में जो ब्लड ऊपर की तरफ पंप किया है, क्योंकि दोनों एओर्टा ऊपर की तरफ है ना, तो अगर वेंट्रिकल ने प्रेशर छोड़ दिया, रिलैक्स हो गया, तो ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा। ये एओर्टा से इधर और इस वाले एओर्टा से इधर आ जाएगा ब्लड, इस ट्रंक से इधर और एओर्टा से इधर आ जाएगा ब्लड, यस और नो। तो बहुत जरूरी है कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो और वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो, तो डायस्टोल स्टार्ट होने से पहले पहले ये वॉल्व बंद हो जाए। यानी अब जब दोबारा जॉइंट डायस्टोल आएगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जस्ट बाद या जॉइंट डायस्टोल के जस्ट पहले एसएलवी वॉल्व विल बी क्लोज्ड, ठीक है, यस और नो। तो 2 बार वॉल्व्स बंद हुए, कब, एक बार तो एवी वॉल्व साथ में बंद हुए डब, जब वॉल्व टकराते हैं तो साउंड आता है, वॉल्व खुलते हैं तो साउंड नहीं आता, दरवाजा हम जोर से बंद करते हैं, टकराता है तो साउंड आता है ना। तो जब भी वॉल्व्स बंद होते हैं तब 2 हार्ड साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जब एवी वॉल्व बंद होते हैं तो उसको कहते हैं लब साउंड, और जब एसएलवी बंद होते हैं तो उसको कहते हैं डब साउंड, ठीक है। कुछ बुक्स में डीयूपी, आपकी एनसीईआरटी में देख लेना, जो लिख रहा है वही स्पेलिंग है, ठीक है। लब एंड डब साउंड से किस, वो जो बोलते हैं ना हार्ट के लिए धक धक साउंड, तो एक्चुअली वो जनरल लैंग्वेज में है वो साउंड लब डब साउंड। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर्स इसी साउंड को सुन के एक आइडिया लगाते हैं कि हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, इसका जो लब डब का इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है, ड्यूरेशन है कि नहीं, वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? तो आपको वॉल्व्स याद रहेंगे कब बंद होते हैं, क्लियर। तो ये आपका हो गया कार्डियक साइकिल कंप्लीट। ये आप इसी तरह से लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। चलिए तो देखते हैं जरा हम कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, अब आप इजीली बता सकते हो। लब साउंड कब प्रोड्यूस होगा बच्चों, शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, एवी वॉल्व्स यस बंद होंगे, यस, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिल्कुल ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जस्ट पहले, ठीक है, जब वो स्टार्ट हो रहा है तब, इसको ऐसा बोल सकते हैं एट द बिगिनिंग, ओके। डब साउंड कब आएगा, तो ये तो करेक्ट है, मैचिंग पेयर है। डब साउंड बोल रहा है सडन ओपनिंग, पहले ही गलत हो गया, कभी भी साउंड ओपनिंग पे प्रोड्यूस नहीं होता। मान लो यहाँ क्लोजर लिखा होता तो सेमिलिनर वॉल्व तक ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले पहले एसएलवी को बंद होना है, वरना ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर कभी भी हार्ट बीट को इनिशिएट नहीं करते, सो ऑप्शन ए दैट इज लब साउंड, ठीक है। लब एंड डब साउंड समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट क्या है भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट क्या है, इसकी वैल्यूज दे रखी हैं। मैं तुम्हें कह रही हूं कि जब हमारे दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करते हैं, ये पल्मोनरी ट्रंक में, ये एओर्टा में, तो फोर्स जनरेट करते हैं, स्ट्रोक मारते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो तुम। तो स्ट्रोक मार रहे हैं, यानी ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इस राइट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से भी 70 ml ब्लड और इससे भी अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड ही जाता है, तो 70 ml is called stroke volume. It is not the total of both the ventricles. Each ventricle pump 70 ml blood in their respective blood vessels. ठीक है, तो this 70 ml is simply called stroke volume. उन्होंने कितना स्ट्रोक मारा एक बार में, 70 ml। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ 1 मिनट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 1 मिनट का स्ट्रोक वॉल्यूम बताओ, तो एक बीट का 70 ml है, एक मिनट में हम एवरेज 72 बीट्स जनरेट करते हैं,
तो 1 मिनट का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 ml आएगा, यानी इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। क्या, तो ये जो 5 लीटर यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट, सोचो तुम्हारी बॉडी में कितना ब्लड है बच्चों, एवरेज वी हैव 5 लीटर ब्लड, और आपको कितना एफिशिएंटली नेचर ने आपके हार्ट को बनाया है कि पर मिनट, एवरी सिंगल मिनट आपका हार्ट एंड लंग्स मिलकर पूरे ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देते हैं। आपका पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से चक्कर लगा चुका होता है, लंग से चक्कर लगा चुका होता है, अपनी CO2 दे चुका होता है, O2 ले चुका होता है, और हार्ट उस ब्लड को पंप भी कर चुका होता है। विद इन अ मिनट आपका हार्ट आपके 5 लीटर पानी की बॉटल इमेजिन कर लो आप, इतना ब्लड है आपकी बॉडी में, ठीक है। हर मिनट आपका पूरा बॉडी का ब्लड ऑक्सीजनेट होता है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका ये हार्ट, ठीक है। तो इस 5 लीटर को कहते हैं कार्डियक आउटपुट, ये आपके कार्डियक आउटपुट है, आपके हार्ट के काम करने की एफिशिएंसी है, ठीक है। 5 लीटर, एथलीट्स में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा उसको, क्योंकि मैंने कहा ना एथलीट्स में हम क्या मतलब कैसे, देखो एथलीट्स में अगर आप काउंट करो 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है, वैसे एथलीट्स का स्ट्रोक वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, 1 मिनट में हार्ट और ज्यादा ब्लड को पंप कर सकता है, इतनी अच्छी एफिशिएंसी होती है उसकी, ठीक है। बट कोई नहीं, 70 ml मान लो, और हार्ट बीट हम कह रहे हैं उनकी 60 है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, लगभग 4200 ml, यानी 4 लीटर, यानी एक, नहीं गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होता, 1 मिनट में 4 लीटर नहीं होता बच्चों, बल्कि 5 लीटर से भी ज्यादा होता है। मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, एथलीट्स का ना स्ट्रोक वॉल्यूम और ज्यादा होता है, 70 नहीं होता, बल्कि 1 मिनट में आप लगभग मान के चलो 90 भी हो सकता है ना। अगर 90 कर दूं तो मैं इसे, अगर 90 कर दूं तो क्या हो जाएगा, तब हाँ थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं बढ़ रही बट थोड़ी सी बढ़ी हुई वैल्यू आएगी, बहुत ज्यादा नहीं, तो मैंने बिल्कुल बराबर सा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक मैं कर रही हूँ, बट यस एथलीट्स में ये होता है कि हमारे उनके 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है पूरी बॉडी से सर्क्यूलेट होने में, बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रोक वॉल्यूम एंड लेस हार्ट बीट। यानी किसी की हार्ट बीट कम होने का मतलब ये नहीं है, देखो जैसे इस वाले केस में देखो तुम, अगर मैं यहाँ पे 70 ही लिखती और हार्ट रेट तो कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो फिर तो ये तो कम एफिशिएंसी हुई, हमारा हार्ट तो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है, ये तो 4 लीटर को ही कर रहा है। तो हार्ट रेट कम होने का मतलब नहीं है कि हाँ आपका हार्ट वो है हेल्दी है, हार्ट रेट कम, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, यानी आपका जो कार्डियक आउटपुट है ना वो अच्छा होना चाहिए। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी कार्डियक आउटपुट 5 लीटर मानते हैं कि अगर आपके बॉडी का जो ब्लड है उसको 1 मिनट में हार्ट ने पूरा ऑक्सीजनेट कर दिया है, मतलब पूरा सर्क्यूलेट कर दिया है, ऑक्सीजनेट तो एक्चुअली लंग्स कर रहे हैं, सर्क्यूलेट कर दिया है, तो दैट इज अ हेल्दी हार्ट, ठीक है। एथलीट्स में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है इस 5 लीटर ब्लड को हार्ट से चक्कर लगाने में, ठीक है। डन, समझ में आ गया। तो दीज आर द वैल्यूज विच आर गिवन हियर, ये रहा कार्डियक साइकिल में एंड में ये सब कैलकुलेशन दे रखी है, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट देखो यहाँ लिखा है कि हर बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो सकता है, हार्ट रेट भी कम ज्यादा हो सकती है, और अगर ये दोनों चेंज हो सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यही तो किया था अभी मैंने। कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला था, 70 ml इंटू 72 पर मिनट, यानी इतने ml पर मिनट जो कार्डियक आउटपुट है हमारा 5 लीटर, 5000 बोल दो, या फिर आप आ गया, या फिर आप 5 लीटर पर मिनट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर, तो यस तीनों वैल्यूज वेरिएबल हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। डन, क्लियर। ये लिख रहा, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर, वो कैलकुलेशन गलती वहां 4 आ रहा था, मच हायर, यानी अगर हमारा 5 लीटर होता तो उनका 6 लीटर या 7 लीटर ब्लड 1 मिनट में घूम जाता, नहीं उनकी बॉडी में तो 5 लीटर ही है बट उसको टाइम कम लग रहा है, 1 मिनट में डबल जो ब्लड है, मतलब 1.5 जो ब्लड है वो सर्क्यूलेट हो रहा है, ठीक है। क्लियर, देन ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखना एथलीट्स में क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम हाई होता है जबकि हार्ट रेट कंपैरेटिवली लो होती है, इसलिए उनका कार्डियक आउटपुट हाई आता है, ठीक है। डन है क्या, चलिए देन नेक्स्ट ये साउंड्स बताई दिए मैंने आपको, स्टेथोस्कोप बता दिया। कोई भी बच्चा स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर को मिक्स नहीं करेगा, बीपी नापने की जो मशीन है वो स्फिग्मोमैनोमीटर, और जो स्टेथोस्कोप है वो तो आप सबको पता है, आपका ड्रीम है, ठीक है। चलिए डन, अब यहां पर देख लेते हैं हम क्या क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट गिव्स द हार्ट रेट, गलत हो गया ना फॉर्मूला,
रॉन्ग। हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी गलत हो गया। कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट को हार्ट रेट से डिवाइड करोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, ये सही है ना? तभी तो कार्डियक आउटपुट ये वाला यही तो है, इज दिस, बस दूसरे तरह से लिख दिया घुमाकर। स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट गलत, इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, ये सब गलत है, ठीक है? ओनली दिस वन इज करेक्ट। क्लियर? कैसे भी पूछ सकते हैं बच्चों नीट में आपसे क्वेश्चंस, तभी मैं चाहती हूँ आप हर तरह की चीज के लिए प्रिपेयर रहो। और वो प्रिपरेशन कैसे होती है, इट विल डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। जितना अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके बाद जितनी अच्छी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, उतनी ही गलतियों के चांस अपने आप रिड्यूस होते जाएंगे। आप दुनिया भर की स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे सिली मिस्टेक कम करें, क्या नहीं करें। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप जितना अच्छा किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, जितने अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, आप तक कॉन्सेप्ट सही पहुंचेगा, उतने ही अच्छे से आप उसको अप्लाई करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट होगा। और कोई तरीका नहीं है बच्चों इंप्रूवमेंट का, दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव, ठीक है? चलिए, नाउ असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया ईसीजी पर। ईसीजी अभी भी समझा दी मैंने आपको। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्ड और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट विच शो सर्टेन वेव्स कॉल्ड, ये क्या है? अब इसको मैं प्रिंटिंग मिस्टेक मानूं या क्या मानूं? तो अलग अलग कर दिया, पी क्यू आर एस एंड टी वेव्स, ठीक है? ये अगर एक साथ था तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था। चलो एक बार नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी में कैसे लिखा है बच्चों ये तो मुझे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसको ऐसे आप कॉमा लगा लगा के नहीं बोल सकते ना, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है? इट गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन। इससे हमें क्या पता चलता है? स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट, कि हार्ट का कौन सा पार्ट एक्साइट मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है। पी वेव बताती है एट्रियल को, क्यू आर एस बताता है वेंट्रिकुलर को, एंड इट इज ऑफ वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मल कार्डियक रिदम एंड मायोकार्डियल डैमेज। ये थोड़ा सा ना आपका आउट ऑफ सिलेबस टाइप क्वेश्चन हो गया। हालांकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन मैं बताती हूँ, है ना? मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसलिए बताती हूँ क्योंकि 12th में माइक्रोब्स में ये टर्म आती है एक जगह कि स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस कब दिए जाते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन के पेशेंट्स को। इन्फेक्शन नहीं है वो, मिस गलत नहीं लिखी मैंने स्पेलिंग, दिस इज इन्फाक्शन। इन्फेक्शन तो पैथोजन के अटैक को कहते हैं, दिस इज इन्फाक्ट। इन्फाक्ट वर्ड का मतलब होता है अगर हमारे किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है तो उस टिश्यू में सेल्स की डेथ होने लगती है, टिश्यू डैमेज होने लगता है, उस कंडीशन को इन्फाक्शन कहते हैं, ठीक है? तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है, मायोकार्डियम की मसल्स यानी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहां डैमेज हो रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एमआई, जिससे हार्ट अटैक आता है। तो यस, एमआई जब किसी कोई पर्सन एमआई का जो पेशेंट होता है उसके ईसीजी में एबनॉर्मैलिटीज दिखने लगती हैं, ठीक है? वो क्या है, क्या क्या होता है, वो सब आपको नहीं पढ़ना, वो सब मेडिकल की बात है, उसके लिए एमबीबीएस जाओ, एमबीबीएस में एडमिशन लो, मतलब तब जाके आपका होगा वो सपना पूरा। तो यस, और हाँ, कार्डियक रिदम ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि वेयर इट इज, ये रहा, ECG obtained from different individual, any deviation from the shape indicate a possible abnormality। अगर किसी की ECG स्टैंडर्ड की शेप में जो वेव्स का साइज है उसमें ग्राफ होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सेस वगैरह गिनने होते हैं, सब सॉफ्टवेयर करता है, अगर वो गड़बड़ आ रहा है तो वो बताता है कि यस कहीं ना कहीं कार्डियक रिदम में प्रॉब्लम है और मायोकार्डियल इन्फाक्शन की भी शुरुआत हो सकती है। फिर फर्दर टेस्ट से कंफर्म करते हैं। ECG इज नॉट द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बट यस इट इंडिकेट, ठीक है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए था कि दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये दोनों ही सही है, और अगर ये अलग अलग लिखा है तो फिर ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। मैं इसमें आंसर टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझको प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, ठीक है? क्लियर है? बट यस, जो रीजन वाला स्टेटमेंट है इट इज डेफिनेटली करेक्ट। और हाँ, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ECG में PQRS वेव क्यों आती है, उसका कारण है P वेव क्यों आती है, QRS क्यों आती है, मैंने आपको बताया, ये इसका कारण नहीं है, तो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? डन। चलिए, नाउ मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल ECG। नॉर्मल ECG के लिए इनकरेक्ट बताना है आपको। पेशेंट इज कनेक्टेड टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist and to the left ankle, yes लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। T वेव रिप्रेजेंट एट्रियल रिपोलराइजेशन, क्या एट्रियल नहीं,
टी वेव क्यूआरएस और टी वेंट्रिकुलर बताता है, जिसमें से जो क्यूआरएस है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताती है और जो टी वेव है वो भी मैंने आपको कहा एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखना बच्चों, तुम क्या कि यहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ है लेक्चर में जब पढ़ाया था कि जब हम कह रहे हैं कि दिस इज एट्रियल सिस्टोल, तो सिस्टोल का मतलब डीपोलराइजेशन, इसको आप नर्वस सिस्टम से याद रखेंगे। जब हम कहते हैं कि कोई नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है, यानी अब वो एक्शन में आ गई है, तो वो डीपोलराइज हो जाती है ना। तो अगर मसल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है तो मसल्स का डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी सिस्टोल के टाइम पर एट्रियल मसल्स डीपोलराइजेशन में है, ठीक है। और जैसे जैसे ये नॉर्मल की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स रिलैक्सेशन जा रही है, तो इनका रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्स स्टेट नहीं, डायस्टॉल नहीं, रीपोलराइजेशन यानी वो टुवर्ड्स रिलैक्सेशन जा रही है। जब रिलैक्स हो जाएंगी तो पोलराइज स्टेट। सेम नर्व, नर्व जब रिलैक्स होती है कुछ नहीं करती है, पोलराइज, जब काम करती है डीपोलराइज, और जब वापस नॉर्मल की तरफ जा रही होती है तो रीपोलराइज। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड दिस टी वेव इज नॉट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, it is also ventricular systole, end of ventricular systole, but ventricular repolarization, क्योंकि towards relaxation जा रहे हैं वेंट्रिकल। ईसीजी में एट्रियल रीपोलराइजेशन भी रिकॉर्ड हो सकता था बट नहीं हुआ, बहुत कम टाइम के लिए था, उस समय फ्लैट है, वो सिर्फ इंपल्स डिले को बता रहा है, ठीक है। डन है क्या? चलिए, तो ये गलती कोई नहीं करेगा। तो टी वेव रिप्रेजेंट, तो वैसे भी गलत हो गया ये, मतलब ये मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ बच्चों, मैंने लेक्चर में भी कई बार बोला है, इसको गड़बड़ मत करना। टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल टू नॉर्मल स्टेट यानी रीपोलराइजेशन, तो आप इसे समझ जाते हो कि टी वेव इज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। नहीं, end of the T wave marks the end of ventricular systole, not the ventricular diastole. End of T wave marks the end of ventricular systole. This is very 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 important. जब भी आप रिवाइज करोगे इस कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। क्लियर? हम ईसीजी से हार्ट बीट भी डिसाइड कर सकते हैं, हार्ट रेट क्या है पर्सन की, गिनकर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। तो Q जो है, Q ये रही Q, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। एंड QRS रिप्रेजेंट, QRS कहाँ गया, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, हमें क्या बताना है बच्चों, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। तो ये वाला कैसे इनकरेक्ट आ गया फिर? टी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल रीपोलराइजेशन, ये तो गलत है। एंड क्यूआरएस रिप्रेजेंट, अच्छा सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, सही तो है। क्यूआरएस में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन। देखो मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा फोकस हटा, एकदम टर्म्स बदल जाती हैं दिमाग में, जरा सा मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, डी पढ़ते पढ़ते दिमाग में री चला गया तो मैं स्टेटमेंट को गलत मान रही थी, ठीक है। डीपोलराइजेशन बिल्कुल ठीक है, सिस्टोल को बता रहा है, तो इनकरेक्ट मिल गया हमें ऑप्शन बी, ठीक है। जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं ना बच्चों, जहां पर मिलती जुलती टर्म्स होती हैं, इट रिक्वायर लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सेकंड्स के लिए भी अगर आपका कंसंट्रेशन उधर से उधर हो गया ना एग्जाम हॉल में, आप उस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। आप कई बार देखते हैं जो इस तरह की टर्म्स आती हैं, उसमें कई बार क्या होता है, मैंने जरा सा मार्कर कर लिया, कलर चेंज किया, उधर ध्यान गया और गलत पढ़ा और उसी में गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इट रिक्वायर लॉट ऑफ फोकस। इसलिए बोलते हैं एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी एक की है कि उसके पास कितना फोकस है, कितना कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन है अभी टाइम हमारे पास, आगे नेक्स्ट टॉपिक आ गया अभी डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन और डिसऑर्डर बचा है। लेट मी सी कितना टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, दिस चैप्टर विल बी ओवर, देन मेजर पार्ट मैंने इसका एक्सप्लेन कर ही दिया है। नाउ अ पोर्टल सिस्टम इज दैट इन विच, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको जब ये वाला टॉपिक पढ़ाया था डबल ब्लड सर्कुलेशन, तो मैं पूरा समझाई चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। इसमें इसी वाले में ना एक पैराग्राफ अलग से पोर्टल, देखो आपके इसमें है ना, हो सकता है किसी के पास बहुत ओल्ड एडिशन हो एनसीईआरटी का, तो ये पैराग्राफ उसमें नहीं हो। पहले ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ नहीं था, बट ब्लड वेसल्स में 3 लेयर्स जो होती हैं, आप ब्लड वेसल्स का सेक्शन देखेंगे ना बच्चों लेकर, तो आपको 3 लेयर दिखेंगी, यहाँ बीच में से जा रहा है ब्लड, ठीक है। तो ये है आप सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। तो इनमें से जो इंटरना है उसको तो एंडोथीलियम कहते हैं, कैपिलरीज में इट इज द ओनली लेयर,
और ये जो मीडिया है ये भी अगेन मस्कुलर होती है, इसमें मसल्स होती हैं जिससे आर्टरीज और वेन्स भी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती है। हम बोलते हैं ना वाजो डायलेशन, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ब्लड वेसल्स भी अपना साइज छोटा बड़ा कर सकती हैं क्या, अपना डायमीटर कम ज्यादा कर सकती हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि उनके 3 लेयर्स में से एक लेयर मस्कुलर है, दैट इज मिडिल लेयर। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, इसमें लिखा हुआ है कौन सी लेयर किसकी बनी है वो आप पढ़ लेना। ये जो लिखा है इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोथीलियम है, दिस यू हैव टू रिमेंबर टर्म। ठीक है, मिडिल में स्मूथ मसल्स आ गई, बट ऑब्वियसली स्ट्राइटेड थोड़ी ना होगी, तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, ब्लड वेसल्स तो ऑटोनॉमसली कंट्रोल्ड है, स्मूथ मसल्स हो गई, साथ में कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी दे दिए नेचर ने। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है एक्सटर्नल लेयर, उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स दिए हैं, थोड़ी सी थिकनेस, मतलब थोड़ा सा एक उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, क्लियर, चलिए। एंड और जो मैं आपको बोल रही थी ना कि आर्टरी और वेन में से आर्टरीज थिकर होती हैं, तो वो कौन सी लेयर है इन तीनों में से जो थिक होती है आर्टरीज में, वो ये मिडिल लेयर है, मीडिया। मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन और यू में से थिक इन द आर्टरीज। ठीक है, इसी वजह से वेन्स का जो ल्यूमेन है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, क्योंकि वॉल पतली है, जबकि आर्टरीज में वॉल मोटी है तो ल्यूमेन थोड़ा सा नैरो होता है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। वेन्स में कभी भी वॉल्स नहीं होते, ये सब डायग्राम है देखो तुम्हारी बुक में, ये रहा, यहाँ पे जस्ट सेक्शन दिखा है, सेक्शन में सब दिख रहा है तुम्हें। ये जो ऐसे ऐसे बनाई है ना वेवी सी लेयर, वो स्मूथ मसल्स की लेयर है, तो आर्टरी में थिक बनाई है, वेन में नैरो बनाई है, तो वेन में ल्यूमेन ब्रॉड हो गया, यहाँ पे ल्यूमेन नैरो हो गया। एंड वन मोर पॉइंट जो आप यहीं पर लिख लेंगे, आर्टरी में वॉल्व्स होंगे क्या, मैंने भी उल्टा बोल दिया शायद थोड़ी देर पहले, आर्टरी में वॉल्व्स होंगे क्या, आर्टरी में वॉल्व्स कभी नहीं होंगे, क्योंकि आर्टरी में ब्लड पंप कर रहा है, अगर ब्लड पंप किया और आर्टरी में बीच बीच में वॉल्व हुए, ब्लड टकराएगा, प्रेशर का फ्लो ही मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो आर्टरी में वॉल्व्स एब्सेंट एंड वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट। क्योंकि आप देखो ना, जो नीचे से सारी वेन्स हमारे बॉडी का ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आ रही हैं, तो नीचे से ब्लड को ऊपर की तरफ धक्का देना है, तो बीच बीच में वॉल्व्स का होना जरूरी है, वॉल्व्स खुलते बंद रहेंगे जिससे ब्लड का बैक फ्लो रुकेगा। ठीक है, ऐसा नहीं नीचे वाली वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, सब में होते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर एक जैसा है। ठीक है, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट हैं और आर्टरी में वॉल्व्स एब्सेंट है। सिंपली याद रखो, आर्टरी में वॉल्व्स नहीं हो सकते क्योंकि ब्लड एक प्रेशर के साथ आ रहा है, अगर वॉल्व से टकराया तो प्रेशर वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। कैपिलरी में द ओनली लेयर इज एंडोथीलियम, 3 लेयर्स नहीं होती, कैपिलरी में एक ही लेयर होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी एंडोथीलियम, जिससे एक्सचेंज इजीली हो सके। ठीक है, तो ये अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर पे तो आप कर देना। ठीक है, हाँ, मैं आपको पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में बता रही थी बच्चों, सिर्फ एक लाइन है आपकी बुक में पोर्टल सर्कुलेशन की, ज्यादा कुछ नहीं है, ये रहा, यहां से लेकर अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन, जिसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक क्यों, टुवर्ड्स लिवर, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का ब्लड है। ठीक है, सपोज ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, यहां से जो वेन्स ब्लड को लेकर निकलेंगी, दीज आर वेन्स। आर्टरीज तो हार्ट से आई, कैपिलरीज में डिवाइड हुई, कैपिलरीज ने रीयूनाइट होकर वेन्स बनाई। अब ये वेन्स वैसे तो वेना केवा में खुलनी चाहिए, सारी वेन्स वेना केवा में खुलती हैं, बट नहीं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की जो वेन्स हैं वो वेना केवा में ना खुल के कहाँ चली जाती हैं, वो एक कॉमन वेन बनाती हैं जिसको बोलते हैं हेपेटिक वेन, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे लिवर की तरफ, लिवर यहाँ है वैसे, मैं डायग्राम में यहाँ बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे लिवर की तरफ जाती है। ठीक है, किसकी तरफ जाती है, लिवर की तरफ। जब ये हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर की तरफ जाती है तो अगेन ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। नॉर्मली कैपिलरीज आर्टरी बनाती है, बट यहाँ पे एक पोर्टल वेन, एक स्पेशल वेन है जो ब्लड को डाइजेस्टिव ट्रैक से लिवर की तरफ ले जा रही है। क्यों, उसका पर्पस क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक से जो ब्लड आ रहा है बच्चों, इट हैज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स वैसे तो बॉडी की हर सेल को चाहिए, बट आपको पता है जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स का जो मेटाबोलाइजेशन होना है वो सब कहाँ होता है, लिवर में। तो नेचर ने सोचा कि क्यों अननेसेसरी ब्लड जो इतना रिच है न्यूट्रिएंट्स में, वो पूरी बॉडी में घूमे बोझा लेकर उन न्यूट्रिएंट्स का, और फिर लास्ट में जो बचे वो लिवर को दे। इससे अच्छा तो जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहले लिवर को दे दे, थोड़ा बहुत है वो ब्लड में रहने तो वो देता रहेगा सबको, एक्स्ट्रा वाले जो हैं, क्योंकि हम खाना तो पूरे टाइम खाते नहीं रहते कि हर वक्त न्यूट्रिएंट्स आते रहे, तो जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक से जो, मतलब ऐसे मत समझो इसे, जरूरी है जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं तब तो ब्लड सर्कुलेशन हो ही रहा है, उसके बाद जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है तब भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके लिवर की तरफ ले जाएंगी, और लिवर में जब कैपिलरीज बनेंगी तो कैपिलरीज क्या करेंगी, इन एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को लिवर को दे देंगी।
कि भाई रखो लिवर सेल्स, तुम्हें जो करना है इसके साथ कर लो, ठीक है। और फिर ये कैपिलरीज वापस से रीयूनाइट होकर लिवर से जो निकल रही है, लिवर से क्या निकलेगी बताओ, लिवर से हेपेटिक वेन भी तो निकलेगी अलग, हेपेटिक पोर्टल वेन अलग होती है, हेपेटिक वेन अलग होती है। तो लिवर से जो हेपेटिक वेन है उसमें जाकर ये कैपिलरीज मिक्स हो जाएंगी और फिर ये ब्लड को लेकर कहाँ चले जाएंगे, वेना केवा में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वेना केवा में आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज हेपेटिक वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन में क्या फर्क है, हेपेटिक वेन जो सिंपली लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, and hepatic portal vein is a special unique vascular connection between digestive tract and liver जो क्या कर जो which is called this, जो क्या करता है, it carry blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। इतना सा लिखा है, systemic circulation है नहीं, वेना केवा, यहाँ पे लिख लो क्यों, to supply the nutrients to liver, access nutrients to the liver, ठीक है, क्लियर। एंड पोर्टल सर्कुलेशन के अलावा इसके बारे में बता दिया मैंने तुम्हें, कोरोनरी सर्कुलेशन जिसमें होती है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी कैपिलरीज, कोरोनरी वेन्स और कोरोनरी साइनस के थ्रू वापस राइट एट्रियम में खुल जाती है। दिस इज अ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट, है ना, फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट, हार्ट से ब्लड निकला, हार्ट की तरफ ही सप्लाई हो गया, सिंपल, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, हर एक वर्ड हर एक लाइन बहुत अच्छे से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में पढ़ा रखी है मैंने। अगर तुम नहीं देख रहे हो तो आई थिंक तुम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मत देखो, बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट अगर बार बार गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग है बच्चों, प्लीज फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट मेकिंग, ठीक है। अ पोर्टल सिस्टम इन विच, क्या होता है पोर्टल सिस्टम में, अ वेन, मतलब पोर्टल सिस्टम एक्चुअली किसे कहते हैं बच्चों, जब एक वेन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जाए उसी को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो वेन बिगिंस फ्रॉम ऑर्गन एंड्स इन हार्ट, आर्टरी तो है ही नहीं। द ब्लड फ्रॉम गट यानी इंटेस्टाइन इज ब्रॉट इनटू किडनीज, नहीं। अ वेन ब्रेकअप इन एन ऑर्गन, यहाँ पे इसका मतलब है लिवर, into capillaries and restart by their union as a new vein in the same organ। हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता था कॉम्प्लिकेटेड आएगा। पोर्टल सिस्टम का मतलब यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी, आ गया, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, सो नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन्स, यस। Angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced। angina वर्ड का मतलब होता है पेन, जब कभी acute कई बार होता है एकदम हार्ट में तेजी से दर्द उठता है, एग्जैक्टली हार्ट अटैक नहीं है वो, हार्ट अटैक से बहुत पहले वाली स्टेज है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है हार्ट की शायद इट इज अ बिगिनिंग ऑफ डैमेज टू हार्ट। सो angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain, गलत लिख दिया इन्होंने, heart is reduced, ठीक है। Persons with blood group AB can donate blood to any person with any blood group, गलत, AB तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मैम पुराना कॉन्सेप्ट हो गया तो भूल गए, हम दोबारा पढ़ाओ, अभी तो पढ़ाया है प्रीवियस सेशन में, ठीक है। कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यस। तो यानी यहाँ पर कौन से सही है बच्चों, 1 and 4 आर करेक्ट वन, ठीक है। चलिए, हार्ट बीट इज एसिलरेटेड बाय, जब आप हार्ट का रेगुलेशन पढ़ते हो, पढ़ा रखा है मैंने अभी भी बता दिया आपको, वैसे हार्ट मायोजेनिक है बट हार्ट रेट को सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। और एक हार्मोनल कंट्रोल भी है हमारे हार्ट पे एड्रीनालिन हार्मोन का, एड्रिनल मेड्यूला से जो एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, यू नो एड्रिनालिन रश, जब भी हम फाइट फ्लाइट फ्राइट की कंडीशन में होते हैं, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि एड्रिनालिन रिलीज होता है, and adrenaline increase the heart rate, that's why increase the cardiac output, ठीक है। तो सिंपैथेटिक, ये पूछ रहा है कौन कौन बढ़ाएगा हार्ट रेट को, सिंपैथेटिक बढ़ाएगा एंड, अच्छा चलो एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे वैसे तो उन्होंने नॉर एड्रेनालिन लिख दिया बट प्लीज ध्यान रखना ये पार्ट उसका है एंडोक्राइन सिस्टम का, बट यहीं पे बता रही हूँ कि जो काम हमारी बॉडी में एड्रेनालिन करता है सेम वही काम नॉर एड्रेनालिन भी करता है। आप एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को ऑपोजिट मत समझना, दोनों का सेम केमिकल नेचर, मतलब केमिकल नेचर अलग अलग है, दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है, जो काम एड्रेनालिन करेगा वही नॉर एड्रेनालिन करेगा, ठीक है, बस दोनों में केमिकल स्ट्रक्चर अलग है इसलिए इनका नाम अलग अलग है। तो टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग बट एक बार मैं और ऑप्शंस देखना चाहती हूँ, पैरासिम्पैथेटिक वाले तो हटा दो, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड एसिटाइलकोलिन, यस, तो फिर यही ठीक है,
है ना। तो देखो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर एड्रेनालिन लिख दिया, चाहे एड्रेनालिन आए चाहे नॉर आए, आंसर रहेगा दोनों ही हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बोथ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। एसिटाइलकोलिन इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व से रिलीज होता है। इसका नर्वस सिस्टम अच्छा है, उसको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाइपरटेंशन सबको पता है ना, क्या रेंज है, नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड प्रेशर की 120/80, जिसमें से हायर वैल्यू सिस्टोलिक प्रेशर को बताती है एंड लोअर वैल्यू डायस्टोलिक को बताती है। वही ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो हमारे ब्लड वेसल्स में स्पेशली आर्टरीज में कितना प्रेशर है, तब ज्यादा होगा, और जब रिलैक्स स्टेज में है हमारा हार्ट तब कितना प्रेशर है, तो तब थोड़ा सा कम होगा। तो 120/80 जो है ये हमारी नॉर्मल रेंज है। हाई बीपी का पेशेंट कब कहते हैं हाइपरटेंशन, जब 140/90 या इससे ज्यादा हो एंड मल्टीपल चेक्स में हो। ऐसा नहीं कि किसी का एक ही बार में इतना आ गया, उस बेचारे को डरा दो कि यार तुम तो हाइपर टेंशन के पेशेंट हो गए, उसको फिर दोबारा बुलाते हैं डॉक्टर, 2-3 बार बुलाते हैं, रिलैक्स करके बिठाते हैं, फिर लेते हैं, क्या पता कोई चलकर आ रहा हो तेजी से और उसकी इसलिए बीपी बढ़ा हुआ हो, है ना। तो अगर रिपीटेड चेक्स पर 140/90 या उससे ज्यादा रह रहा है तो फिर उसे बोलते हैं कि भाई यस इट शोज, लिखा है ना इफ रिपीटेड चेक, तब वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है। और हाइपरटेंशन की वजह से आपको पता है लेटर ऑन ब्रेन किडनी सब पर इफेक्ट आने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। हाइपरटेंशन क्यों होता है, जनरली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरीज में धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, हार्ट काम नहीं कर पा रहा, ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ रहा है उसको बॉडी की डिमांड फुलफिल करने के लिए। एंजाइना बता ही दिया। यहां पर 3 टर्म्स हैं जिनमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, एक है हार्ट फेलियर, एक है हार्ट अटैक और एक है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट तीनों को मिक्स मत करना बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ वहां पर बता रखा है लेक्चर में। फेल कब होते हैं हम, जब हम मेहनत कम करते हैं। तो हार्ट फेलियर किसको कहते हैं, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, हम इनफ मेहनत नहीं कर रहे तो फेल होंगे। यानी हार्ट फेलियर जब इनफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट काम करना बंद कर देगा, अभी वो फेल हुआ है, उसको मौका दिया जा सकता है दोबारा, ठीक है। देन हार्ट अटैक कब होता है, अटैक यानी किसी को सडन डैमेज, अगर आपकी हार्ट मसल से सडनली डैमेज, रीजन सबका वही है कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, एथेरो यानी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नैरोइंग हो गई आर्टरीज की, आर्टरीज में अंदर जो वॉल है वहां पर तरह तरह की चीजें जमा हो गई हैं, कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है। तो अटैक वर्ड टेक्निकली कब यूज करेंगे, सडन डैमेज, हार्ट अटैक आया, सब तेज दर्द हुआ और पेशेंट बेहोश होकर गिर गया, इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। और अगर वहां पहुंचते पहुंचते हार्ट काम करना बंद कर दिया, अरेस्ट खत्म, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, तब उसे अरेस्ट कहते हैं। हार्ट फेलियर नहीं है स्टॉप बीटिंग, हार्ट फेलियर इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, धीरे धीरे कभी कभी दर्द उठेगा, कभी कभी प्रॉब्लम होगी, सडन डैमेज हार्ट अटैक और फिर बंद कर देगा तो कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज characterized by thickening of arterial wall, yes, deposition of cholesterol and triglycerides in the arterial walls cause this, बिल्कुल ठीक है। और क्या ये इसका रीजन है, यस ये इसका रीजन है। थिकनिंग क्यों हुई, इन चीजों के डिपोजिशन की वजह से हुई, सो ऑप्शन ए, ठीक है। मेन सिस्टम ऑफ, अभी हार्ट फेलियर बताया ना, उसका पूरा नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, क्योंकि जब हार्ट फेलियर होता है तो जो लंग्स का रीजन है, जो चेस्ट रीजन है, हार्ट रीजन है, वहां पर उसको बहुत भारीपन लगता है, इसलिए उसको कंजेशन वर्ड यूज करते हैं, CHF बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं मेन सिम्टम क्या है CHF का, ये रहा कंजेशन इन लंग्स, लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। नाउ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक दोबारा बताने जैसा कुछ है नहीं इसमें, आपको पूछा है पहचान लो, ये आपकी वेना केवा है, ये लंग्स की तरफ ले जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन है और ये आपका एओर्टा है। तो पहले तो आप ये देख लो सही लेबलिंग, ए पल्मोनरी वेन टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत, बी इज पल्मोनरी आर्टरी, गलत, सी इज वेना केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑरिकल, और इसमें CO2 की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू प्रीवियस चैप्टर से कोरिलेट करो 45 रहती है, परफेक्ट है ना। एक बार ये और देख लेते हैं, डी इज डॉर्सल एओर्टा, गलत, डॉर्सल एओर्टा इसको बोलते हैं, जो एओर्टा निकलता है उसी को डॉर्सल एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। ECG
पी वेव किसको बताती है? एट्रियल सिस्टोल को, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या बताना है? करेक्टली इंटरप्रिटेशन। क्यूआरएस किसको बताता है? वन कंप्लीट पल्स और हार्ट बीट को, ये भी ठीक है। एंड ऑफ टी वेव इस, देखो आ गया ना, एंड ऑफ सिस्टोल, यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट। ये आपके WBCs के क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट सेशन में कर लिया था, है ना। ये आप इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है ना बच्चों, आपको एक तो परसेंटेज दे रखा है। पहले चलो सेल पहचान लो, ये कौन सी सेल है जिसमें हमेशा ध्यान रखना, दिस इज न्यूट्रोफिल। कैसे पहचाना मैंने? इसका जो न्यूक्लियस है ना वो मल्टी लोब्ड है, मल्टी लोब्ड है, इसमें मल्टी लोब्स बने हुए हैं। न्यूट्रोफिल्स का एक नाम है PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL। क्या इसका परसेंटेज इतना कम है? नहीं, 70% ऑफ WBCs आर न्यूट्रोफिल्स। तो ये तो गलत हो गया, फंक्शन ठीक है बट परसेंटेज गलत है। नाउ यहाँ पर आपको कहा है ये कैसा न्यूक्लियस दिया है, इसमें देखें जरा, इसमें आपको दिया है, देखो ये पहले इजी वाले बता देती हूँ। ये जो ऐसे हेडफोन जैसा न्यूक्लियस होता है ना, इसको इओसिनोफिल्स बोलते हैं। दीज आर इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स अगेंस्ट पैरासाइट तो ठीक है, बट मुझे इसके परसेंटेज पर एक बार डाउट है। एक बार देख ले जरा पीछे जाकर, इओसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना दे रखा है तुम्हारी बुक में? इओसिनोफिल्स ये रहा, इओसिनोफिल्स सिर्फ 2 से 3% है ना, इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। देन ये जो इस तरह का सिंगल और इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, ये होता है लिम्फोसाइट्स का, ये होता है लिम्फोसाइट्स का। वैसे नहीं, लिम्फोसाइट में राउंड होता है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने किडनी शेप दिखाया ना, सॉरी दिस इज मोनोसाइट। मोनोसाइट में ऐसे किडनी शेप होता है, बाकी जो लिम्फोसाइट है उसमें भी बड़ा होता है बट थोड़ा ओवल या राउंड न्यूक्लियस होता है। तो मोनोसाइट एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, वो तो इओसिनोफिल थी, ठीक है। अब बची ये, अब यहां पर आपको ये हल्का सा जो एस शेप का न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस एस शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सबसे कम वाली सेल, बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम होती है 0.5 से 1%। सिक्रीटरी फंक्शन होते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को सिक्रीट करती है, सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। ये जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है पहले बहुत पूछते थे, अब इतना नहीं पूछते, बट मैंने आपको इन 4 का तो बता ही दिया है। और लिम्फोसाइट का आप लिख लेना राउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह का सिंपल, इस तरह राउंड न्यूक्लियस, बड़ा सा लार्ज, ठीक है। डन, ये आपको पहचाननी है भाई, पहचान लो। यहाँ पे ल्यूमेन नैरो है, यहाँ ब्रॉड है, तो ये वेन कर दो, ये आर्टरी कर दो, और ये तो कैपिलरी है ही, सिंगल लेयर दिख रही है आपको, तो A आर्टरी, B कैपिलरी, C वेन, ठीक है। इसीलिए डाला ये क्वेश्चन, जिससे ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ये तो हमने अभी भी कर लिया, अब दोबारा नहीं कर रहे हम इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। डन, मजा आया सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करने में, थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा बताने थे, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम है। आप और ज्यादा करें, सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा चैप्टर है, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, सो यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कमेंट बॉक्स में पूछना, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एंड प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे जरूर देते रहना, इट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी, जिससे मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाकर अवेलेबल करवाती हूँ। मुझे जरूर बताना कि आपको इनसे हेल्प मिल रही है, कैसे, किस तरह से ये आपको हेल्पफुल है, और आप क्या चाहते हैं कि आपको हम अवेलेबल करवा सकें, ठीक है। ओके, गुड बाय।